नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात सभी को। विद्यार्थियों, पिछली जो हमने कक्षाएं ली थी या जो वीडियो लेक्चर लिए थे जिसमें हमने मांग वक्र के बारे में पढ़ा, मांग के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, और अगर मैं उसको वापस 1 मिनट में रिवाइज करना चाहूँ तो हमने उसमें यह देखा कि मांग और मांगी गई मात्रा क्या होती है, मांग किसे कहते हैं, मांग का नियम क्या है, और उसमें हमने ये भी देखा कि मांग वक्र कैसा होता है, मांग के नियम की व्याख्या कैसे करते हैं। हमने देखा कि मांग वक्र की सहायता से भी करते हैं और मांग तालिका की सहायता से करते हैं। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि जो हमारा बाजार मांग वक्र और बाजार मांग तालिका है वो कैसी होती है। विद्यार्थियों, हमने जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि मांग का नियम है जो कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी जो डिमांड है या मांग है उसके मध्य ऋणात्मक संबंध को बताता है, और इसी ऋणात्मक संबंध के कारण हमारा जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। प्रिय विद्यार्थियों, उसी के कंटिन्यूशन में आज हम देखेंगे कि हमारा जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है। आज का हमारा टॉपिक है मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल के कारण, कि जो हमारा मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है। अर्थात हमने देखा कि हमारा जो डिमांड कर्व था वो इस प्रकार का नेगेटिव स्लोप था। इधर हमने पी ली थी, इधर क्यू लिया था, पी फॉर प्राइस और क्यू फॉर क्वांटिटी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किन कारणों से हमारा जो मांग का वक्र है या मांग का नियम है वो लागू होता है। ये कारण है या इन्हीं कारणों से हमारा मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। ये 5 मोटे मोटे कारण हैं जिनका हम आज के हमारी इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जैसा कि इसका नाम है सीमांत उपयोगिता। पहली बात तो हम ये देखेंगे कि उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता किसी वस्तु का जब हम उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं उससे जो हमें सेटिस्फिकेशन मिलता है, उससे हमें जो संतुष्टि मिलती है, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता में भी दूसरा आ रहा है शब्द सीमांत उपयोगिता। सीमांत का मतलब होता है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से मेरी कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन होता है, उसे हम सीमांत उपयोगिता के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो मैंने एक बच्चे को एक टॉफी दी, उस टॉफी के बाद में दूसरी टॉफी दी। पहली टॉफी खाई, उसने कहा कि मुझे सेटिस्फिकेशन है, वो सपोज दैट 10 के बराबर मिला। दूसरी जो मैंने टॉफी दी उसको खा के उसने कहा कि इससे मुझे कितना मिला, 8 के बराबर मिला। अर्थात जो सेकंड ली है उससे उसको कितना एक्स्ट्रा मिला है, 8 एक्स्ट्रा मिला है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करते हैं वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो गिरती जाती है, क्योंकि हमें किसी भी वस्तु की एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है जहां पर पूर्ण संतुष्टि हो जाती है, और उस पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर हमारी सीमांत उपयोगिता है वो 0 हो जाती है और कुल उपयोगिता है जो अधिकतम हो जाती है। जैसे कि एक बच्चा, आप उसको टॉफी दो, पहली टॉफी उसको करोगे, उसके अंदर लालच होगा, उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा ज्यादा होगी, उसके लिए वो तड़पेगा। दूसरी दोगे तो उसको प्राप्त करने की थोड़ी कम उसके अंदर लालसा होगी। तीसरी, चौथी, पांचवी, मान लो 7, 8 दोगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा जिसके बाद में वो टॉफी खाना बंद कर देगा, उस टॉफी को फेंक देगा। इट मीन्स उन टॉफियों से एक ऐसा स्टेज आया जहां पर उसका सेटिस्फिकेशन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और जो पहली ट्रॉफी प्राप्त करने की उसके अंदर लालसा थी वो अंतिम ट्रॉफी जो प्राप्त करने की लालसा नहीं है। अर्थात यह दर्शाता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का अधिक उपयोग करते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो गिरती जाती है। अब इस सीमांत उपयोगिता का गिरने का और मांग के नियम या मांग वक्र के ऋणात्मक होने का क्या संबंध है,
वो अभी हम यहाँ देखेंगे। क्योंकि हमने यह कहा कि किसी वस्तु की कीमत कम होगी, तो कीमत कम होने पर एक उपभोक्ता, हम ये कह रहे हैं कि मांग के नियम के अनुसार उस वस्तु की अधिक मांग करेगा। अधिक मांग इसलिए करेगा क्योंकि सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन में वहां होता है जहां MUX बराबर PX है। अर्थात यदि हमारी कीमत कम होगी तो उपभोक्ता अतिरिक्त वस्तुओं का उपभोग इसलिए करता है कि सपोज दैट हमारी ये MUX है और पहले यहाँ पर हैं, तो उपभोक्ता तब तक वस्तुओं को खरीदता जाएगा जब तक कि प्राइस इस लेवल पे नहीं आती। तो एक तो हमारा ये कारण है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना, जिसकी वजह से मांग वक्र है जो हमारा ऋणात्मक ढाल का होता है। दूसरा कारण है आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट। आय प्रभाव ये कहता है कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत हुई, उपभोक्ता की वास्तविक आय है वो बढ़ जाएगी। सपोज दैट मेरे पास 10 रुपए है और मैं मान लो एक कप चाय लेता हूँ, चाय की कीमत है 5 रुपए, तो इन 10 रुपए में कितनी आएगी? 2 कप चाय। यदि कीमत 5 रुपए से घटकर 2.5 रुपए हो जाए तो मेरी कितनी आएगी चाय? 4 कप। अर्थात मेरी रियल इनकम व मौद्रिक, ये 10 रुपए तो है जो मौद्रिक आय है, और ये जो 2 कप और 4 कप जो आ रहे हैं ये हमारी वास्तविक आय है। तो जैसे ही किसी वस्तु की कीमत कम होती है वैसे ही उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, और वास्तविक आय के बढ़ने से सामान्यतः यह होता है कि सामान्य वस्तुओं की स्थिति में जैसे ही उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ेगी, उपभोक्ता उन वस्तुओं की अधिक डिमांड करेगा, अर्थात कीमत घटेगी, मांग बढ़ेगी। और यदि कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय है वो कम हो जाएगी। कम होने से उपभोक्ता वस्तुओं की कम मांग करने लगेगा, अर्थात वस्तुओं की मांग और कीमत के मध्य ऋणात्मक संबंध का यह भी एक बड़ा कारण है आय प्रभाव। तीसरा जो हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग करना। जैसे कि मान लो हम चाय और कॉफी या पेन और पेंसिल, मतलब जिनका एक की जगह दूसरे का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कोई भी वस्तु, मान लो कॉफी का ये मांग वक्र है, यह कॉफी का मांग वक्र है। कॉफी और चाय हम दोनों को पी सकते हैं, कॉफी मिले तो कॉफी पी लें, चाय मिले तो चाय मिले। यदि मान लो कॉफी की कीमत 10 रुपए है तो उसकी 1 कप डिमांड की जाती है। क्यों? क्योंकि ये चाय की तुलना में महंगी है। लेकिन यदि हम ये मान लें कि चाय की कीमत 5 रुपए है जो स्थिर रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और कॉफी की कीमत 10 रुपए से घटकर 5 रुपए हो जाती है, 5 रुपए होती है, तो तुलनात्मक रूप से देखें तो कॉफी पहले की तुलना में अब क्या हो गई है? सस्ती हो गई है। इसलिए व्यक्ति जो चाय पी रहे थे वो अब चाय पीना कम कर देंगे, क्योंकि 5 रुपए में ही चाय मिल रही है, 5 रुपए में ही कॉफी मिल रही है। तो जो पहले चाय पी रहे थे उन्होंने चाय पीना कम कर देंगे और वो लोग क्या करने लग जाएंगे? कॉफी पीने लग जाएंगे, अर्थात चाय के स्थान पर कॉफी का प्रतिस्थापन करेंगे। तो इस प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी मांग वक्र है जो ऋणात्मक ढाल का होता है, अर्थात कीमत के कम होने पर उस वस्तु की मांग है वो बढ़ती है, क्योंकि वो वस्तु तुलनात्मक रूप से उसके प्रतिस्थापकों की तुलना में सस्ती हो गई है। यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस स्थिति में जो है वस्तु तुलनात्मक रूप से अपने प्रतिस्थापकों की तुलना में महंगी हो जाती है, जिसके कारण उस वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाती है। चौथा है विभिन्न उपयोग। विभिन्न उपयोग का जैसे एक अच्छा एग्जाम्पल है दूध।
मान लिया जाए दूध 50 रुपये लीटर है। कितना है? 50 रुपये लीटर। इस स्थिति में एक परिवार मान लिया 2 लीटर जो दूध है वो डेली का उपयोग लेता है, जिसको वो अपने बच्चों को पिलाने के लिए और चाय वगैरह बनाने के लिए काम में लेता है। यदि इस दूध की कीमत घटकर 30 रुपये प्रति लीटर हो जाती है तो इस स्थिति में दूध के कई सारे वैकल्पिक उपयोग होते हैं, विभिन्न उपयोग होते हैं, अर्थात दूध को चाय बनाने में, पीने में, दही बनाने में, पनीर बनाने में या और प्रोडक्ट बनाने में काम में लिया जा सकता है। तो जैसे ही सस्ता होगा खीर बनाने में तो वो फैमिली देखेगी कि आज दूध सस्ता है, दूध को एक्स्ट्रा ले लें ताकि दूध के दूसरे उपयोगों को भी पूरा कर लें। तो जैसे ही कीमत कम होगी, दूध की मांग है वो 2 लीटर से बढ़कर उससे ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाएगी। और यदि दूध 50 रुपये की बजाय 100 रुपये हो जाता है तो फैमिली 2 लीटर की बजाय आधा लीटर या 1 लीटर दूध की ही डिमांड करेंगे, क्योंकि अब उनके बजट से ये चीज़ बाहर जा रही है। वो केवल आवश्यक जो होगा उसी में ही दूध को काम में लेंगे। तो विभिन्न उपयोगों के कारण भी मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। और पांचवा है उपभोक्ता समूह का आकार। उपभोक्ता समूह का आकार का अर्थ ये होता है कि जैसे ही किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो उस वस्तु को पुरानी कीमत पर खरीदने में योग्य नहीं होते या उनकी क्रय शक्ति इतनी नहीं होती कि उस वस्तु को वो खरीद पाए। मान लें कि हम मोटरसाइकिल की बात करें, आज मोटरसाइकिल की कीमत, औसत कीमत मान लो 80,000 रुपये है, तो इस स्थिति में मोटरसाइकिल कम लोग खरीद पा रहे हैं। यदि मोटरसाइकिल की कीमत किसी कारण से घटकर 40,000 रुपये हो जाती, आधी हो जाती है, तो जो लोग कम आय वाले हैं वो भी सोचेंगे कि मोटरसाइकिल की कीमत क्या हो गई है, कम हो गई है, जिसको हम खरीद सकते हैं अब। तो उपभोक्ता समूह का आकार है इस स्थिति में बढ़ गया है और वो जो कम आय वाले उपभोक्ता हैं वो भी वस्तु की डिमांड करने लगेंगे। और इसकी इन्वर्स स्थिति में जब कीमत बढ़ जाएगी तो जो निकट भविष्य में मोटरसाइकिल खरीदने की योजना बना रहे थे वो भी अपनी योजना को कैंसिल कर देंगे, अर्थात उपभोक्ता समूह का आकार घट जाएगा। तो इन 5 कारणों से हमारा जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। तो विद्यार्थियों, आज के हमने इस वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि मांग वक्र है वो हमारा ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है। अगले हम वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि हमारे मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार वे किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।